हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए बनाई गई है। उनका चैप्टर का है, हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको ना मिल रहा हो तो आप चैनल पे जाके विजिट करके उसे देख सकते हो, और हम उसके लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि फ्रांस की जो क्रांति थी उसका कारण क्या था, ठीक है, और किस तरह से नेशनल असेंबली बनती है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब राजतंत्र का जो उन्मूलन है, यानी कि किस तरह से उसको पूरी तरीके से राजा के शासन को खत्म किया जाता है, और एक गणतंत्र की स्थापना की जाती है, यानी कि एक रिपब्लिक फ्रांस की स्थापना की जाती है। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बनी रही, यानी कि भाई अगर हम स्थिति की बात करें तो बहुत ज्यादा खराब थी। और लुई 16 ने क्या कर दिया भाई, उसने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। मतलब भाई आपको पता है कि लुई 16 ने जब संविधान बना, उसके सामने उस संविधान तो स्वीकार उसने कर लिया, पर लेकिन कहीं ना कहीं वो सीक्रेटली प्रशा के राजा के साथ मिला हुआ था। मतलब एक तरह से प्लानिंग कर रहा था कि वो किस तरह से अपना शासन वापस से प्राप्त कर सके। अब फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे भाई। अब हर किसी को दिक्कत हो रही थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। यानी कि उन्होंने बोला कि अब क्या हो सकता है, बहुत सी घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उन सब को कंट्रोल करने के लिए जो शासक थे, राजा थे, अपने सेना भेजने लगे आसपास के क्षेत्रों से। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मतलब आप देख रहे हो, जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली कौन थी, जिसमें थर्ड एस्टेस के लोग थे, तो वो लोग इतने ज्यादा मतलब चालाक थे, वो समझ गए कि मतलब जो लुई 16 है वो क्या प्लानिंग कर रहा है। तो जिस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली ने, जो ऑस्ट्रिया है और प्रशा है, वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, धावा बोल दिया, यानी कि एक तरह से युद्ध छेड़ दिया। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने उनकी प्लानिंग्स पे पानी फेर दिया। अब प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने लगे, मतलब जगह जगह से लोग आने लगे ताकि वो लोग भी अपनी तरफ से योगदान दे सके, ठीक है। अब जो लोग थे, उन्होंने इस युद्ध को किस लिए बोला, कि यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। यानी कि उन्होंने बोला यूरोप में जितने भी राजा हैं जो अपना शासन चलाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उनके विरुद्ध जनता का ये एक जंग है, युद्ध है। उनके होठों पर देशभक्ति के तराने थे, गाने थे, है ना। कवि क्या नाम है, कवि यहाँ पे देख सकते हैं, एक पोएट है, रोजर द लाइल, है ना। उनकी जो एक रचित कविता है मार्सिले, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखना। ये भी उस टाइम पे गाए जाने लगा, है ना। एक राष्ट्रीय गीत के समान लोग इसको गा रहे थे मिलजुल कर। और यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसीलिए इसको आप मार्सिले भी बोलते हो। देखिए, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में बनता भी है। और अगर बाकी जो कहानी आपको याद होगी तो ये भी आप आराम से लिख सकते हो, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, ठीक है। तो क्रांतिकारी युद्धों ने जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाई हुई, जाहिर सी बात है। अब युद्ध होगा तो लोगों को परेशानियां भी होगी, है ना। और जो पुरुष थे, मेल थे, अब वो लोगों को युद्ध पे जाना पड़ा, जिससे घर परिवार और जो रोजी रोटी है उसकी जिम्मेदारी किसके हाथों में आ गई, औरतों के हाथों में आ गई। तो और भी ज्यादा दिक्कतें सामने उनकी आ रही थी। अब देश की जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो आबादी का, वो क्या कर रहे थे, अब क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, मतलब जो 1791 में जो संविधान बन के तैयार हुआ, उससे सिर्फ अमीरों को ही बेनिफिट हुआ। जो गरीब तबके के लोग थे, छोटे किसान, मजदूर वगैरह, उन लोगों को उससे कोई भी हेल्प नहीं मिली। तो जरूरी था कि ये चेंजेस लाए जाए। अब लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर राजनीतिक नीतियां और अपनी कार्य योजना पर बहस करने लगे, यानी कि वही जैसे प्लानिंग्स होती हैं, बातचीत होने लगी, ठीक है। तो इनमें से एक बहुत ज्यादा फेमस और जो क्लब है, जिसका नाम है जैकविन क्लब, ठीक है। आप लोग इसको नाम याद रखना, जो भी पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपीज में आप इसे लिख सकते हो, साथ के साथ आप उसे लिखते रहना, ठीक है। जिसका नाम क्या था, पेरिस के भूतपूर्व जो कॉन्वेंट थे,
कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर इस जैकबिन क्लब का नाम था। ठीक है, अब एक तरह से राजनीतिक समूह का अड्डा बन चुका था जहाँ पे हर कोई मिलकर अपनी बातचीत करता, बहसबाजी करता। अब देखो इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी, यानी कि फीमेल्स भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। ठीक है, अब देखो जैकविन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। देखो जाहिर सी बात है, जरूरत है किसको थी? जो गरीब थे, परेशान थे, उनको जरूरतें थी ना। तो जिस वजह से भाई उनको परेशानी है, तो जैकविन क्लब में जो लोग होंगे वो लोग भी तो वही होंगे जो गरीब होंगे, जिन्हें दिक्कतें होंगी। अब इनमें से जैसे कि आप देख सकते हो, छोटे दुकानदार हो गए, कारीगर, जूता बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाला हो गया, घड़ी साज हो गया, छपाई करने वाले हो गए, है ना, नौकर वे दिहाड़ी मजदूर हो गए। और कौन है उनके नेता? नेता का नाम लोग याद रखना, उनके नेता का नाम क्या था? मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर। ठीक है, ये नाम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। नाम है ये नेता का मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर। ठीक है, अब देख सकते हो आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो जैकविन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ठीक है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से वो लोग इस तरह के कपड़े पहना करते थे। अब देखो ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खासतौर के घुटने घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटना जिसे बोल सकते हो, जो घुटने तक पहना जाता था, उनसे मतलब अपने आप को वो अलग दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह का धारीदार पजामा अपने लिए अपनाया। ये ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका एक तरीका था। वो कहना चाहते थे कि अब भाई इनकी नहीं चलेगी, अब हमारी चलेगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। अब देखो इसीलिए जैकविन को 100 किलोतों के नाम से भी जाना गया, जिसका मतलब क्या होता है भाई? कि बिना घुटनने वाला, यानी कि जो कि बिना घुटनने वाले कपड़े पहनते हैं, जो कि मतलब लंबे लंबे पजामे पहनते हैं जिनपे धारी बनी रहती है। अब देखो इनकी जो 100 कुलत पुरुष जो होते हैं, लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जिसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो कि किस चीज का प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक है। आप लोग इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। अब 1792 की गर्मियों में क्या हुआ? जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। मतलब उन्होंने क्या सोचा कि भाई उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी कि खाने की चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो रही है, इससे वो लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। उन्होंने बोला कि अब हम वही विद्रोह करेंगे इनका। और 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया। ठीक है, देख सकते हो। अब देखो राजा के रक्षकों को उन्होंने मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक उन्होंने बंधक बनाए रखा। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि किस तरह से वो लोग अपने लिए लड़ रहे थे और राजा का विरोध कर रहे थे। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया और नए चुनाव कराए। और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे वो संपत्ति हो उनके पास या ना हो, हर किसी को मतदान यानी कि वोट देने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों को वोट देने का अधिकार था। पहले नहीं था, पहले गरीब लोगों को नहीं था, सिर्फ अमीरों को था जो टैक्स देते थे। अब देखो नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया, यानी कि अब जो नई असेंबली बनी है, ये नई तरीके से बन के आई है, नई तरीके से चुन के आई है, तो इसको नया नाम क्या दिया गया? कन्वेंशन। तो आप लोग इसको भी याद रखना। ठीक है, देखो आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। ठीक है, और हमारी इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। ठीक है, यानी कि अब जो राजा का शासन था पूरी तरीके से खत्म हो गया 21 सितंबर 1792 को। देखो ये डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, जहाँ पे लोगों की सुनी जाती थी। जैसे कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार वह रूप है जहाँ सरकार एवं उनके प्रमुख चुनाव जनता करती है। यानी कि जो भी चुनाव होंगे, जो भी लोग चुने जाएंगे, वो जनता द्वारा चुने जाएंगे। ये वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। ठीक है, आपने और भी देशों के बारे में पढ़ा होगा। देखो लुइस 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह का आरोप में मौत की सजा दे दी। आप लोग देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। और 21 जनवरी 1793 को प्लेस दी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। और जल्द ही रानी मैरी एंटोइने, जो कि उसकी वाइफ थी, उसको भी ऐसे ही मार दिया गया। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा पॉइंट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखो नेक्स्ट क्या है, दे रखा है आपको आतंक राज। अब देखो सन 1793 की बात है। 1793 से 1794 तक, उस टाइम पे क्या था, बहुत ज्यादा बुरा समय चल रहा था। ठीक है, रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, यानी कि अब जो नया जो शासक बना, यानी कि गणतंत्र हो चुका था फ्रांस का, लेकिन जो नया शासक था जिसका नाम था रोबेस्पियर, अब जो वो पॉलिसी जो अपना रहा था, जो तरीके अपना रहा था ना, बहुत ज्यादा बुरे थे, लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। ठीक है, एक तरह से उन्हें बहुत ज्यादा सख्ती के साथ वो काम कर रहा था, उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु हैं, मतलब जो लोग भी उसको विरोध करते हैं, जैसे कुलीन हो गए, पादरी वर्ग हो गए, और कोई भी अन्य राजनीतिक दल, उसका ये था कि उन सबको खत्म कर दिया जाए, उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया जाए। उसकी कार्यशैली से असहमति वाले पार्टी कोई भी सदस्य हो, उन सभी को उसने क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। तो देख रहे हो कुछ ज्यादा ही बढ़कर काम करने लगा। अब एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया, और यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। देख रहे हो, मतलब वैसे तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि न्यायालय जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, और अगर न्यायालय भी उन्हें दोषी ठहरा देता तो वो लोग क्या कर रहे हैं, गिलोटिन। गिलोटिन एक तरह से क्या होता है कि मशीन होती है, ठीक है, जो कि आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो कि कैसे बनी होती है, एक तरह से बॉक्स की तरह की होती है, जिसके नीचे चक्कू लगा होता है ना, कभी आपने देखा हो, और नीचे ऐसे लटक रहा होता है, मतलब इस तरह से कोई उसमें छुरी सी लटक रही होती है, और जहाँ पे वो सर रखते हैं एक व्यक्ति का जो भी दोषी होता है, और वो चक्कू नीचे जाता है, ठीक है, और जिससे व्यक्ति का सर धड़ से अलग हो जाता है। ठीक है, गुलोटीन एक तरह से इस तरह की मशीन थी जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों को मार डालते थे। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, आ, जिस पर रख कर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर देते थे। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो इन्वेंशन जिसने करा है उसका भी नाम दे रखा है। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी, यानी कि उसने एक तरह से बोल दिया कि लोगों की जो अधिकतम जो सीमा है, कीमतें कितनी होगी हर चीज की। अब देखो वही चीज है, गोश्त हो गया, यानी कि मीट वगैरह हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई, ठीक है, उन सबको राशनिंग कर दिया। मतलब जिस तरह से आप देखते हो कि आपके आसपास राशन मिलता है, उस तरह से लोगों को दिया जाने लगा। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, मतलब उन्होंने बोल दिया है कि एक कीमत है, मतलब जो भी रेट होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, और उसी कीमत पर किसान अपनी चीजें बेचेंगे। तो वो भी मतलब उसने कर दिया। और अपेक्षाकृत जो महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, मतलब जो बहुत ज्यादा महंगा होता था। सभी नागरिकों को क्या कर दिया गया कि साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली जो समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। मतलब वो लोग के खान पीन पे भी अपनी मनमानी चला रहा है रोबेस्पियर, जो नया शासक बना है। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई, जैसे कि परंपरागत मॉन्स्क्यू, जैसे मॉन्स्यूर मतलब महाशय, मदाम यानी कि महोदय के स्थान पर अब उसने नई तरीके अपनाए। जो पुरुष और महिलाओं को वो बोलते थे सितियोन, यानी कि नागरिक जिसे वो कहते हैं, और महिलाओं के लिए सितियोइन यानी कि नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया, यानी कि जो भी चर्च थे उन सबको बंद कर दिया, और जो भी उनके भवन थे, जो बड़े बड़े विशाल भवन थे, दफ्तर थे, उनमें उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब उसने हर जगह अपना कब्जा कर लिया। देख सकते हो कि किस तरह से वो अपनी मनमानी चला रहा था। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि करना क्या चाह रहा है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे उससे। और जुलाई 1794 की बात है कि न्यायालय द्वारा क्या कर दिया, उसे दोषी ठहरा दिया गया और उसे गिरफ्तार कर दिया और उसे गिलोटिन पे चढ़ा दिया। वही अपनी मनमानी चला रहे तो लोग परेशान हो गए, है ना, तो कोर्ट ने भी बोल दिया कि भाई ये दोषी है और उसे चढ़ा दिया गया गिलोटिन पे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख सकते हो यहाँ पे, आपने कभी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा किस तरह से लोग खड़े होते हैं। अब देखो डायरेक्टरी शासित फ्रांस। देखो जैकबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। मतलब अब जो सरकार आई थी उससे पहले रोबेस्पियर की जैकबिन सरकार थी।
अब उसके बाद मिडिल क्लास जो फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसे कि जो शिक्षक हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वकील वगैरह, अब वो उन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, पावर आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को भी मताधिकार से वंचित कर दिया गया। मतलब क्या था कि द्वार से नई तरह का संविधान आया और जो संपत्तिहीन है, जिसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाले एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया और इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। मतलब उन्होंने एक तरह से डायरेक्टरी बैठा दिया, ठीक है, जिसे आप सब बोल सकते हो, जिसका काम था कि मतलब जो पावर है एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे, जिसमें एक जैसे समूह होगा व्यक्तियों का जो कि अपना काम करेगी। लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषद से होता, तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाही नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब डायरेक्टरी में क्या था, उनमें आपस में ही नहीं बन पा रही थी। अब देखो कौन आ गया, नेपोलियन आ गया। नेपोलियन बोनापार्ट सबने नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। उसके कारनामे भी आप लोगों को पता होंगे, उसने क्या करा और क्या नहीं करा था। तो देन उसके बाद क्या होता है, सरकार के स्वरूप में इस सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और वधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। मतलब एक तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, है ना, कानून के लिए सब समान होने चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ये सब चीजें जो होती है आदर्श बने रहे उस टाइम भी। और इन मूल्यों के आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया। मतलब हर कोई उस चीज से बहुत ज्यादा प्रेरित था कि हाँ भाई हम भी इस चीज को अपनाएंगे। अब देखो क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, तो भाई अब हम चलो इस पे बात करते हैं। महिला शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। मतलब उन्हें पूरा विश्वास था कि जब उनकी जो सरकार आएगी क्रांतिकारी, वो भी उनके लिए कुछ काम करेंगे, उनका जीवन सुधारेंगे। 30 के अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। जाहिर सी बात है, गरीबी था, गरीबी का माहौल था, तो फीमेल्स को भी अपने लिए काम करना पड़ता था, ठीक है। जैसे कि क्या करते थे वो, सिलाई बुनाई, कपड़े की धुलाई करना, बाजारों में फूल सब्जियां बेचना। तो देख सकते हो कि फीमेल्स कितने ज्यादा काम कर रही है वहां पे। अथवा संपन्न घरों में भी घरेलू काम करा करती थी, ठीक है। अब बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति भी करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। मतलब जाहिर सी बात है, जैसे कि अब मैक्सिमम समाज में आपने देखा होगा कि फीमेल्स को पढ़ाई लिखाई नहीं करने दी जाती है, ना ही उनको कोई बड़ा काम मिलता है, ना ही वो चीजें सीख पाती हैं। केवल कुलीनों की जो लड़कियां थी, तीसरे एस्टेस के धनी परिवार की लड़कियों ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। मतलब जो पढ़ाई लिखाई थी सिर्फ जो जैसे पैसे वाली फैमिली की लड़कियां हो गई, या फिर जो सॉरी या फिर जो कुलीनों से बिलोंग करती हैं, वो फीमेल्स ही पढ़ सकती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता, जैसे खाना पकाना हो गया, ठीक है, पानी लाना हो गया, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख करना। वो तो नॉर्मल सी बात है, अगर फीमेल्स कहीं काम कर रहे तो उन्हें घर बार भी संभालना पड़ता है। जैसे कि अब भी आप देखते हो, तो वहां पे भी ये सब चीजें हो रही थी। और उनकी जो मजदूरी थी, यानी कि जो उनको सैलरी जो दी जाती थी, वो मेल से हमेशा कम होती थी, ठीक है। वहां पे मतलब एक तरह से बराबरी का दर्जा फीमेल्स को नहीं मिल पा रहा था। अब देखो उसके चलते उन महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद अपने लिए राजनीतिक क्लब बना लिए, ठीक है। अखबार वगैरह वो निकालने लगे, अपने क्लब बनाने लगी। देख रहे हो, फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब थे, 60 करीबन, जिसमें महिलाएं सभा करती थी। आप देख सकते हो उनमें से बहुत से नेम भी दे रखे हैं इसमें, जैसे कि द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम पे। उनकी एक प्रमुख मांग ये थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उनके सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। तब महिलाओं ने मताधिकार असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग की। मतलब अब वो मांग रही थी कि उन्हें भाई वोट का अधिकार होना चाहिए, असेंबली में भी वो भाग ले सकें, ये होना चाहिए, ठीक है। राजनीतिक पद जो होते हैं, जैसे कि जो भी लीडरशिप है, वो लोग भी कर सकें, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि फीमेल्स अपने लिए आप डिमांड करने लगी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार
में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। मतलब जब नई सरकार बनेगी तो वो उनकी बातें सुनेगी, तो वो उनका पूर्ण विश्वास था कि ऐसा ज़रूर होगा। अब देखो शुरू के वर्षों की बात करें तो अब शुरू के वर्षों की बात करें तो प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकारों ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू कर दिए। देखो सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई, ठीक है, उसके साथ-साथ कि सभी लड़कियों के स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, यानी कि ज़रूरी कर दिया कि लड़कियाँ भी स्कूल जाएँगी। और अब शादी के स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। मतलब उन्होंने बोला कि जो शादी-ब्याह होता है, एक तरह से मर्ज़ी से होना चाहिए और उनको भी कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी जो कि उस टाइम पे जब सरकार आई फ्रांस में नई, तो उन लोगों ने ये चीज़ें अपनाई। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द-औरत दोनों को ही इसकी अर्ज़ी देने का अधिकार था। ठीक है, फीमेल और मेल दोनों ही तलाक की अर्ज़ी दे सकते थे। अब महिलाएँ व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, मतलब जो भी काम-काज वो सीखना चाहती हैं, वो कर सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे-मोटे व्यवसाय चला सकती थी। मतलब कोई भी बिज़नेस अगर वो करना चाहे, वो भी वो कर सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद कर दिया। ठीक है, जिस तरह मतलब एक तरह से दबाने की कोशिश भी की गई। अब कई जानी-मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक दशकों तक चलता रहा। मतलब अब देखो फीमेल्स फिर भी अपने लिए क्या कर रही हैं, आंदोलन कर रही थी ताकि उनकी बातें सुनी जाएं। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एक 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा और क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। तो आप लोग देख सकते हो कि फीमेल्स को भी अब वोट देने का अधिकार मिल गया। कब मिला? 1946 में। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, आप लोग याद रखना। देखो अब हमारी जो वीडियो थी यहीं तक थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आप लोग इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। देखिए मैं इसे विस्तार से बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी आपका जो पॉइंट है वो रह ना जाए। ठीक है, जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लिए हम अलग से सेशन चलाएंगे जिसमें आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी रखे जाएंगे। तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लास को आप जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप वीडियो को दोबारा से देखना चाहते हो तो इसे दोबारा से देखना और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। और अगर आपको कुछ स्पेशल वीडियोज़ और चाहिए तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।